नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व के दो ऐसे देशों की जिनके बीच की दुश्मनी दशकों पुरानी है, लेकिन अब यह दुश्मनी एक खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान की। नक्शे पर देखें तो ये दोनों देश एक दूसरे से सीधे तौर पर नहीं जुड़ते। इनके बीच कई और देश आते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी दुश्मनी की तपिश पूरे क्षेत्र को और अब पूरी दुनिया को महसूस हो रही है। ईरान एक विशाल इस्लामी गणराज्य और इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश, दोनों ही अपनी अपनी पहचान, अपनी सुरक्षा और अपने प्रभाव को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। उनकी यह संवेदनशीलता ही अक्सर टकराव की वजह बनती रही है, जो अब जून 2025 में एक सीधे युद्ध का रूप ले चुकी है। यह समझना जरूरी है कि यह कोई अचानक शुरू हुआ विवाद नहीं है। इसकी कहानी बहुत लंबी और उलझी हुई है। एक समय था जब इन दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हुआ करते थे, लेकिन 1979 में ईरान में हुई इस्लामी क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। उस क्रांति के बाद ईरान का नया नेतृत्व इजराइल को अपने सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देखने लगा। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच एक अघोषित युद्ध चलता रहा है। कभी यह युद्ध प्रॉक्सी यानी अपने समर्थक गुटों के जरिए लड़ा गया, कभी साइबर हमलों के रूप में और कभी खुफिया ऑपरेशनों के जरिए। लेकिन आज 18 जून 2025 को जब हम यह विश्लेषण कर रहे हैं, यह युद्ध खुलकर लड़ा जा रहा है, जिसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। इजराइल और ईरान के बीच की दुश्मनी की दो सबसे बड़ी और गहरी वजहें हैं। पहली वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम और दूसरी वजह है पूरे मध्य पूर्व में अपना दबदबा कायम करने की होड़। इजराइल को शक नहीं बल्कि यकीन है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण मकसदों के लिए नहीं बल्कि परमाणु बम बनाने के लिए है। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के हाथ परमाणु बम लग गया तो वह उसका इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। यह डर इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का केंद्र बिंदु है। इसी डर के चलते इजराइल ने कई बार ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या और उसके परमाणु संयंत्रों पर साइबर हमले करवाने जैसे कदम उठाए हैं, हालांकि वह कभी खुलकर इन्हें स्वीकार नहीं करता। दूसरी तरफ ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से शांतिपूर्ण बताता है। उसका कहना है कि यह बिजली बनाने और मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए है। ईरान का तर्क है कि जब इजराइल के पास खुद परमाणु हथियार हैं, तो उसे किसी और के शांतिपूर्ण कार्यक्रम पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। यह विवाद 2018 में और गहरा गया, जब अमेरिका इजराइल के कहने पर ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से बाहर हो गया। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया था, जिसके बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाने थे। अमेरिका के हटने के बाद ईरान ने भी यूरेनियम संवर्धन का काम फिर से तेज कर दिया, जिससे इजराइल की चिंता और बढ़ गई। दुश्मनी की दूसरी बड़ी वजह है क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई। ईरान इस पूरे इलाके में लेबनान से लेकर सीरिया, इराक और यमन तक अपने समर्थक शिया लड़ाका गुटों का एक नेटवर्क बनाना चाहता है, जिसे शिया क्रिसेंट भी कहा जाता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास जो सुन्नी है पर ईरान का समर्थन पाता है, और यमन में हूती विद्रोही, ये सभी ईरान के प्रॉक्सी माने जाते हैं। ईरान इन गुटों को पैसा और हथियार मुहैया कराता है ताकि वे इजराइल और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरा बने रहे। 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत को भी इसी प्रॉक्सी वॉर का एक अहम मोड़ माना जाता है, जिसका इजराइल ने समर्थन किया था। इजराइल इस शिया क्रिसेंट को अपने लिए एक रणनीतिक घेराबंदी के तौर पर देखता है। उसे लगता है कि ईरान उसे चारों तरफ से अपने समर्थक गुटों से घेरना चाहता है। इसी घेराबंदी को तोड़ने के लिए इजराइल अक्सर सीरिया में ईरानी ठिकानों और हथियारों के काफिलों पर हवाई हमले करता रहता है। अप्रैल 2024 में दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हुआ हमला, जिसमें कई बड़े ईरानी कमांडर मारे गए, इसी रणनीति का हिस्सा था। वह हमला एक तरह से ईरान के लिए सीधी चुनौती थी। इस तरह परमाणु कार्यक्रम का डर और क्षेत्रीय दबदबे की लड़ाई, ये दोनों वजहें मिलकर एक ऐसा विस्फोटक मिश्रण बनाती हैं, जिसने आज दोनों देशों को सीधे युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जून 2025 की शुरुआत मध्य पूर्व के लिए एक भयानक खबर लेकर आई। 13 जून की सुबह दुनिया भर की समाचार एजेंसियों पर यह ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया गया। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान की हवाई सीमा में घुसकर उसके सबसे महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों में से एक नतांज परमाणु संवर्धन सुविधा पर ताबड़तोड़ बमबारी की।
इसके अलावा कई अन्य सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इजराइल का मकसद साफ था, ईरान के परमाणु बम बनाने की क्षमता को हमेशा के लिए खत्म कर देना या कम से कम कई सालों के लिए पीछे धकेल देना। यह हमला दशकों के तनाव का चरम था। इस हमले के बाद ईरान में हड़कंप मच गया। ईरानी सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया और बदला लेने की कसम खाई। पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी कि ईरान का जवाब क्या होगा और कब होगा। इंतजार ज्यादा लंबा नहीं रहा। हमले के 3 दिन बाद 16 जून को ईरान ने अपना पलटवार किया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल की ओर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। यह पहली बार था जब ईरान ने अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर इतने बड़े पैमाने पर हमला किया था। ईरान का लक्ष्य इजराइल के बड़े शहर और सैन्य ठिकाने थे। ईरान के इस हमले ने इजराइल में दहशत फैला दी। तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम जैसे बड़े शहरों में हवाई हमले के सायरन गूंजने लगे। इजराइल का प्रसिद्ध आयरन डोम और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में आ गए और उन्होंने ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहीं। इन हमलों में तेल अवीव और हाइफा के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ। कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और सड़कों पर आग और धुएं का गुबार छा गया। इस संघर्ष के पहले कुछ दिनों में ही दोनों तरफ से सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरें आने लगीं। यह संघर्ष सिर्फ जमीन और हवा तक ही सीमित नहीं रहा। लाल सागर में भी तनाव बढ़ गया, जहां ईरान समर्थित हुती विद्रोही पहले से ही इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे थे। इस युद्ध के शुरू होते ही हुती विद्रोहियों ने अपने हमले और तेज कर दिए, जिससे वैश्विक व्यापार मार्गों पर भी खतरा मंडराने लगा। इस तरह जो लड़ाई इजराइल के एक प्रीएम्प्टिव यानी पहले किए गए हमले से शुरू हुई थी, वह बहुत जल्द एक पूर्ण पैमाने के युद्ध में बदल गई, जिसमें मिसाइलें, ड्रोन, लड़ाकू विमान और शायद जल्द ही जमीनी सेनाएं भी शामिल हो सकती हैं। इसने पूरे क्षेत्र को एक अनिश्चित और खतरनाक भविष्य की ओर धकेल दिया है। किसी भी युद्ध की सबसे भारी और दर्दनाक कीमत हमेशा आम नागरिकों को चुकानी पड़ती है और इजराइल ईरान के इस ताजा संघर्ष में भी यही हो रहा है। जब ईरान की मिसाइलें तेल अवीव की किसी रिहायशी इमारत पर गिरती हैं या जब इजराइल के हवाई हमले के डर से ईरान के किसी शहर में बच्चे अपने घरों में दुबक जाते हैं, तो यह सिर्फ 2 देशों की सेनाओं का टकराव नहीं रह जाता। ये लाखों इंसानों की जिंदगी, उनके सपनों और उनकी सुरक्षा पर हमला होता है। दोनों ही देशों से आ रही तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। टूटी फूटी इमारतें, जलती हुई गाड़ियां और अस्पतालों में घायलों की भीड़, यह सब इस युद्ध के मानवीय संकट को बयान करती हैं। इजराइल में लगातार बजने वाले सायरन और बंकरों में रातें गुजारना लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, बाजार वीरान हैं और एक अनजाना डर हर चेहरे पर नजर आ रहा है। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं ईरान में इजरायली हमलों के खौफ के साथ साथ पहले से मौजूद आर्थिक प्रतिबंधों का बोझ और बढ़ गया है। युद्ध की वजह से महंगाई आसमान छू रही है और आम जरूरत की चीजों के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। सैकड़ों परिवार इस लड़ाई में अपनों को खो चुके हैं और हजारों लोग घायल हैं। यह वो कीमत है जिसे किसी भी सैन्य जीत या हार के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। इस संघर्ष ने पूरी दुनिया में चिंता की लहर दौड़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत आपातकालीन बैठकें बुलाई हैं और दोनों पक्षों से तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस स्थिति को पूरी दुनिया की शांति के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। अमेरिका, जो पारंपरिक रूप से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है, एक मुश्किल स्थिति में फंस गया है। वह इजराइल की सुरक्षा का समर्थन तो कर रहा है, लेकिन साथ ही वह इस युद्ध को और फैलने से भी रोकना चाहता है। अमेरिकी राजनयिक लगातार मध्य पूर्व के देशों की यात्रा कर रहे हैं ताकि तनाव को कम करने का कोई रास्ता निकाला जा सके। वहीं रूस और चीन जैसे देश, जिनके ईरान के साथ बेहतर संबंध हैं, ने इजराइल के शुरुआती हमले की आलोचना की है और मामले को बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया है। अरब देश, खासकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इस संघर्ष को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्हें डर है कि अगर यह लड़ाई फैली तो इसकी आग उनके दरवाजे तक भी पहुंच सकती है। ये देश पर्दे के पीछे से दोनों पक्षों पर तनाव कम करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ये कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हो पाई हैं, क्योंकि दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। आज जब हम इस जलते हुए वर्तमान को देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगे क्या होगा।
इस संघर्ष का भविष्य किन रास्तों पर जा सकता है? फिलहाल 3 संभावनाएं नजर आती हैं। पहली और सबसे खतरनाक संभावना यह है कि यह युद्ध और ज्यादा भड़क जाए। अगर दोनों देश एक दूसरे के शहरों और नागरिक ठिकानों पर हमले तेज करते हैं तो यह एक विनाशकारी रूप ले सकता है। इस स्थिति में लेबनान का हिजबुल्लाह भी पूरी ताकत से इजराइल पर हमला कर सकता है, जिससे एक साथ कई मोर्चे खुल जाएंगे। अगर अमेरिका या अन्य बड़ी शक्तियां सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हो गईं, तो यह एक क्षेत्रीय युद्ध से बढ़कर एक वैश्विक संकट का रूप ले सकता है, जिसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। दूसरी संभावना एक सीमित युद्ध की है। हो सकता है कि दोनों देश कुछ और दिनों तक एक दूसरे पर हमले करने के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव और अपनी आंतरिक सीमाओं को देखते हुए पीछे हट जाएं। वे शायद यह दिखाना चाहें कि उन्होंने दुश्मन को सबक सिखा दिया है और फिर किसी तरह का युद्ध विराम हो जाए। लेकिन ऐसा युद्ध विराम भी बहुत नाजुक होगा। दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि शांति की कोई भी कोशिश अस्थायी ही साबित होगी। जब तक परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय वर्चस्व जैसे मुख्य मुद्दों का कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक यह तनाव किसी न किसी रूप में बना रहेगा और भविष्य में फिर से किसी बड़े टकराव का कारण बन सकता है। तीसरी और सबसे उम्मीद भरी संभावना है कूटनीति की जीत। यह सबसे मुश्किल रास्ता है, लेकिन एकमात्र सही रास्ता भी यही है। अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय संघ मिलकर दोनों पक्षों पर सार्थक बातचीत के लिए दबाव बनाएं, तो शायद कोई हल निकल सकता है। इसके लिए ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया को भरोसे में लेना होगा और इजराइल को भी ईरान की सुरक्षा चिंताओं को समझना होगा। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होगी, जिसमें शायद सालों लग जाएं, लेकिन लाखों बेगुनाह लोगों की जान बचाने और इस खूबसूरत क्षेत्र को तबाही से बचाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। फिलहाल भविष्य अनिश्चितता के धुंध में लिपटा हुआ है। यह संघर्ष इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देशों के नेता कैसा विवेक दिखाते हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय कितनी प्रभावी भूमिका निभाता है। एक बात तो तय है, इस युद्ध का नतीजा जो भी हो, यह मध्य पूर्व की राजनीति और सुरक्षा को हमेशा के लिए बदल देगा। हम सब यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस संकट का अंत गोलियों और बमों से नहीं, बल्कि बातचीत की मेज पर हो, क्योंकि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, यह खुद में ही सबसे बड़ी समस्या है। देखते हैं इतिहास इस मोड़ पर कौन सी करवट लेता है।